स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली बच्चों दो कैटेगरी हम लोग देखते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और दूसरा डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है वैसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होता होगा। तो बच्चों सबसे पहले बात करें लाइट रिएक्शन होता क्या है। तो लाइट रिएक्शन होता है, आप देख पा रहे हैं डायग्राम, ये जो आपको ग्राना दिख रहा है, ये जो आपको ग्राना दिख रहा है, इस ग्राना में होता है लाइट और ग्राना के एक एक यूनिट को थैलाक्वाइड्स कहते हैं और इसी थैलाक्वाइड्स के अंदर होता है क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल। जो इस थैलाक्वाइड के अंदर क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। फिर दूसरा प्रोसेस है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का ब्रेक डाउन। दो मॉलिक्यूल वाटर ब्रेक होकर के 4 हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करता है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, अक्सर आपसे पूछा जाता है, जो फोटोसिंथेसिस के समय जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन होता है या वाटर मॉलिक्यूल वाला ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गया, जो O2 रिलीज हो रहा है ये फोटोलाइसिस के समय वाटर के ब्रेकडाउन से जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो ऑक्सीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये होता कहाँ है तो आप समझ चुके हैं, ये ग्राना के अंदर होता है। तो लाइट रिएक्शन ग्राना के अंदर होता है और इसमें सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग डार्क रिएक्शन का। बच्चों डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि डार्क रिएक्शन में ही कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है H+ की मदद से। जो H+ यहाँ पे रिलीज हुआ है, इस H+ की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये डार्क रिएक्शन होता कहाँ है, तो अभी आपने पढ़ा लाइट रिएक्शन इस ग्राना के अंदर होता है। तो डार्क रिएक्शन इस ग्राना के चारों ओर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है बच्चों, इस लिक्विड में इधर जो लिक्विड प्रेजेंट होगा इसके अंदर, इस लिक्विड को कहते हैं स्ट्रोमा। तो इस स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस जिस समय होता है वो फोटोसिंथेसिस लीफ के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ग्रीन लीफ में ही ये क्लोरोप्लास्ट होता है और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो प्रोसेस होता है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, यानी कि वाटर का ब्रेकडाउन होता है जिसके कारण हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक फेज है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। लाइट रिएक्शन ये थैलाक्वाइड्स के अंदर होता है, यानी कि ग्राना के अंदर होता है, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग फोटोसिंथेसिस C4 प्लांट्स। ये C4 प्लांट्स क्या होता है, तो बच्चों बेसिकली जो जेरोफाइटिक प्लांट्स होता है उसमें स्पेशल टाइप का स्टोमाटा होता है, उस स्टोमाटा को कहते हैं संकेन स्टोमाटा। और वैसे स्टोमाटा का खास प्रॉपर्टीज होता है जो वो डे टाइम में क्लोज रहता है और नाइट टाइम में ओपन रहता है। बच्चों फिर आप कहेंगे फिर नाइट टाइम में ओपन रहता है तो डे टाइम में क्लोज होता है, तो फिर फोटोसिंथेसिस कब करता है। तो ऐसे प्लांट्स में, ऐसे C4 प्लांट्स में जो स्टोमाटा होता है वो एक खास पैटर्न को फॉलो करता है जिसके कारण वो डे टाइम में क्लोज रहता है और नाइट टाइम में वो ओपन रहता है, जस्ट टू कंजर्व द वाटर। यही कारण है जैसे स्टोमाटा को हम लोग संकेन स्टोमाटा कहते हैं। अब नाइट में क्या होगा, नाइट में स्टोमाटा ओपन होने के बाद गर्मी उतनी होगी नहीं जिसके कारण वाटर लॉस को मिनिमाइज कर पाता है और उसी समय वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को 4 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल बनाता है जिसको ऑक्सैलोएसीटेट कहते हैं, जिसे कहते हैं ऑक्सैलोएसीटेट, और फार्मूला इसका हो जाता है C4H4O5। तो वंस नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सैलोएसीटेट बना लेता है और सुबह होने के बाद स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। अब पूरे दिन इस 4 कार्बन कंपाउंड्स को ब्रेक करके फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। चूँकि डे टाइम में वाटर रूट से ऑब्जर्व कर ही रहा होगा और सोलर एनर्जी उसको मिल ही जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो रात में वो ऑक्सैलोएसीटेट बनाया था मॉलिक्यूल, उससे कार्बन डाइऑक्साइड वो फिर से गेन कर लेता है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस C4 प्लांट्स में पॉसिबल हो पाता है।
अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। संकेन स्टोमाटा होता है सी फूड प्लांट्स में, और दूसरा पहली बार हम लोग ये देख रहे हैं डे टाइम में स्टोमाटा क्लोज होता है इसमें और नाइट टाइम में ओपन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को पहले 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है जिसे ऑक्सैलोएसीटेट कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग समझ लें, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में क्या डिफरेंस है। बच्चों इवोल्यूशन की बात करें, अगर मैं इवोल्यूशन की बात करूं तो जो C3 प्लांट्स होता है वो कूल एंड वेट कंडीशन के लिए डेवलप्ड होता है, यानी कि कूल और वेट कंडीशन में वो सर्वाइव करता है। और C4 प्लांट्स का जो इन्वायरमेंट है ये हॉट एंड ड्राई कंडीशन के लिए ये अडेप्टेड होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया C4 प्लांट्स कहाँ मिलता है, तो जनरली जेरोफाइटिक कंडीशन में मिलता है, यानी कि मरुस्थल डेजर्ट वगैरह में मिलता है जहाँ वाटर की स्कार्सिटी होती है और संकेन स्टोमाटा वाटर को कंजर्व करने में सक्षम होता है। फिर बात करें हम लोग बच्चों व्हेन स्टोमाटा आर क्लोज्ड, कब स्टोमाटा क्लोज होता है, जब स्टोमाटा क्लोज होता है फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर, यानी कि C3 प्लांट्स में स्टोमाटा के क्लोज होने के बाद फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। लेकिन C4 प्लांट्स में स्टोमाटा क्लोज होने के दौरान ही फोटोसिंथेसिस होता है। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए, नाइट में वो 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाता है ऑक्सैलोएसीटेट, और उसी ऑक्सैलोएसीटेट से डे टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिकॉल करके फिर वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाता है। बेटर नोन एज किस लिए जाना जाता है, तो कूल सीजन प्लांट जो होता है वो C3 प्लांट होता है, और वेट एंड ड्राई कंडीशन में वार्म सीजन के लिए जो प्लांट होता है वो C4 प्लांट्स होता है। ऑप्टिमम फोटोसिंथेटिक टेम्परेचर, किस एक मिनिमम टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से फोटोसिंथेसिस होता है। और अगर C4 प्लांट्स की बात करें बच्चों तो ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस प्लस होता है, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में एफिशिएंट वे में फोटोसिंथेसिस हो पाता है। वैक्सी लीफ सरफेस, अब बच्चों आप समझ सकते हैं वैक्सी लीफ सरफेस होने का मतलब क्या होता है, वाटर को कंजर्व करना, वाटर का रेट ऑफ इवेपोरेशन कम करना। तो जो जेरोफाइटिक प्लांट्स होता है, जो ड्राई कंडीशन सर्वाइव करने वाला प्लांट है, वो कोशिश करता है जो अपने लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर रखे जिसके कारण रेट ऑफ रेस्पिरेशन उसका कम हो। तो आप देख सकते हैं C3 प्लांट्स में वैक्सी लेयर नहीं होता है, लेकिन C4 प्लांट्स में वैक्सी लेयर होता है, क्योंकि इसे सर्वाइव करना है हॉट एंड ड्राई कंडीशन में, जिसके कारण वाटर को कंजर्व करना पड़ता है इसको। फिर नेक्स्ट बात करें फोटो रेस्पिरेशन का, बच्चों फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में हाई होता है और C4 प्लांट्स में किसी तरह का फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में हम लोग बात करेंगे प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स H2O रूट से अब्जॉर्ब करता है, सॉइल से अब्जॉर्ब करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से अब्जॉर्ब करता है, और सन से ये सोलर एनर्जी ट्रैप करता है। इस तरह से 3 रॉ मटेरियल प्लांट्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरमेंट, वाटर फ्रॉम सॉइल एंड सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन। अगर तीनों रॉ मटेरियल इसको मिलता है तो प्लांट्स के पास होता है क्लोरोफिल जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, और फाइनली एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं ग्लूकोज और सिंपल शुगर। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल बेसिकली 3 होता है, याद रखिएगा 3 होता है और अक्सर पूछा भी जाता है। बच्चों इसके बाद हम लोग बात करेंगे सम एक्टिविटीज़। इस एक्टिविटीज़ के माध्यम से जानेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या आवश्यक है। जैसे मैं बात करूं प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अब मुझे पता करना होगा, टेस्ट करना होगा फोटोसिंथेसिस के बाद लीफ में स्टार्च बनता है या नहीं बनता है। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, अगर हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, तो एक एक्टिविटी के द्वारा हम लोग प्रूफ करेंगे जो क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट बात करें CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, अभी हम लोग डिस्कस किए कार्बन डाइऑक्साइड एक रॉ मटेरियल है, तो ये एक्टिविटी के द्वारा प्रूफ करना होगा। हम लोग बात भी करेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस में।
लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों लाइट एनर्जी, लाइट की मदद से सोलर एनर्जी प्लांट से एक्सेप्ट कर पाता है, तो इस बात को प्रूव करना होगा लाइट एनर्जी नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फिर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये हम लोगों को पता है, फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब इस बात को शो करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक्टिविटीज है जो 1 बाय 1 करके हम लोग एक एक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, कैसे सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, कैसे वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, और कैसे फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।